हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। दिस इज़ कंप्लीट फिज़िक्स लेक्चर सीरीज़ जो कि हमने स्टार्ट की है। ऑलरेडी लेक्चर 1 मैंने दे दिया है, तो अभी हम लेक्चर 2 पे आते हैं। फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है, काइंडली गो एंड चेक लेक्चर 1। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है और हमारे फेसबुक पेज पे भी, टारगेट नीट जेईई उस पर भी अवेलेबल है। गो एंड सी द वीडियो। फर्स्ट लेक्चर आप देखोगे तभी सेकंड लेक्चर में मज़ा आएगा। बट देर इज़ नथिंग सच कि अगर आप पहले लेक्चर 1 नहीं देखा होगा तो लेक्चर 2 समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉट नेसेसरी, कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है। अगर आप लेक्चर 2 से स्टार्ट कर रहे हो, यू कैन गो इन टू द फ्लो। और यहाँ से गाइज आप ये स्कैन कर सकते हो हमारा QR कोड और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कोई सवाल है जो भी लेक्चर देख रहे हैं, तो काइंडली मेंशन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल जो है वो रख सकते हो, सो दैट वी कैन सी दैट, और हम फिर लेटर ऑन आपको उसका जवाब दे देंगे। इसके साथ साथ हम आपको DPPs भी प्रोवाइड करेंगे फॉर चैप्टर 1, और जो हम साथ में सॉल्व करेंगे। विल डू इट टुगेदर, लेट्स मूव। तो अभी हम लेक्चर नंबर 2 पे आ जाते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एरर एनालिसिस कराया था। आई एम श्योर दैट कि आपने लेक्चर पढ़ा हो, उसके बाद उसके ऊपर जो है बहुत सारे बुक से क्वेश्चन चेक किए हो कि कैसे सवाल बनते हैं। हैव पेशेंस। शुरुआत में मैं कुछ रूल्स पढ़ाता हूँ, तो शुरुआत में समझ में नहीं आते होंगे रूल्स किसी किसी स्टूडेंट को। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो आपको रूल्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो हैव पेशेंस, पहले थोड़ा लेक्चर को देखा करें, आगे बढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले ही 10 सेकंड या 20 सेकंड या 2 मिनट या 3 मिनट में ही आप, ठीक है, जो है लेक्चर को छोड़ के ना जाए। फर्स्ट लेक्चर पढ़ो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हम वापस से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम कल पढ़ रहे थे कि परसेंटेज एरर को एब्सोल्यूट एरर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर को परसेंटेज एरर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और जब भी दो क्वांटिटीज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, डू यू रिमेंबर गाइज? आई होप कि सबको याद हो कि जब भी दो क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, उस टाइम पे हम लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। या दो क्वांटिटीज़ जब मल्टीपल या डिवाइड हो रही होती है, उस केस में हमें हमेशा कौन सा एरर लेना है? परसेंटेज एरर, ठीक है। तो अगर दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और हमें एरर जो है वो परसेंटेज में दिया है, तो हमें आता है उस परसेंटेज एरर को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना और एब्सोल्यूट को परसेंटेज में। इतना हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था, ठीक है। मूविंग फर्दर, पहले मैं आपको एक दो सवाल करा लेता हूँ, उसके बाद हम डायमेंशंस पे शिफ्ट करेंगे क्लास को। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिया हुआ है कि इफ़ वोल्टेज इज इक्वल टू 100 वोल्ट प्लस माइनस 2%, ठीक है। तो किसी वोल्ट मीटर की वोल्टेज हमने वोल्ट मीटर से मेजर की है। वहाँ जो रीडिंग है दैट इज़ 100 वोल्ट और 2% का उसमें एरर है। इसके साथ साथ जो करंट है दैट इज़ 5 एम्पियर प्लस माइनस 10%। करंट में, वोल्टेज में 2% का एरर है, करंट में 10% का एरर है। हमने इस डिवाइस की रेजिस्टेंस में एरर निकालना है, वो भी परसेंटेज एरर, राइट। फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत है अब, तो फॉर्मूलाज याद करो। बट मैंने बोला था कि इवेंचुअली विल लर्न द फॉर्मूलाज। जब आप पूरा सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट करोगे, एक बार फिर से इस चैप्टर को सॉल्व कर लेना, तब तक आपको सारे फॉर्मूलाज याद होंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था ओम्स लॉ, ये V इज इक्वल टू IR, ये हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो इवेंचुअली आपको बेटा फिजिक्स समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूला दिया हूँ, V इज इक्वल टू IR, वेयर V इज़ द वोल्टेज या पोटेंशियल, ठीक है। I क्या है? करंट, और R क्या होगी? रेजिस्टेंस। इसमें देखो यही वाला फॉर्मूला इसलिए चूज़ करा, क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज दिया है, करंट दिया है और रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो तीनों चीज़ें यहाँ पर आ रही है। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना, मैंने बोला था कि एक साइड पे होना चाहिए वो क्वांटिटी जिसकी हमें जो है एरर वगैरह निकालना होगा, दैट शुड बी ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द इक्वेशन। रेजिस्टेंस एक साइड ली मैंने, रेजिस्टेंस आ गई V डिवाइडेड बाई, राइट। रेजिस्टेंस यहाँ पर V कितना है? 100 वोल्ट, करंट कितना है? 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारा 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 एम्पियर। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और साथ में ये 0। रेजिस्टेंस का यूनिट साथ में ओम भी है, तो रेजिस्टेंस आ गई हमारी 20 ओम। अब साथ में एरर भी निकालना है। अब मुझे बेटा ये बताओ कि यहाँ पर दो क्वांटिटीज़, रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो दो क्वांटिटीज़ है, पोटेंशियल और
करंट, ये दोनों आपस में डिवाइड हुई है। हमें रूल याद है, हमने रूल में पढ़ा था, जब भी क्वांटिटीज मल्टीपल या डिवाइड हो जाएंगी तब जो एरर लिया जाता है दैट इज परसेंटेज एरर। अब गिवन एरर कौन सा है? बहुत बढ़िया सर, गिवन एरर भी जो है वो भी क्या है? परसेंटेज एरर ही है। हमें चाहिए कौन सा एरर? परसेंटेज एरर ही। सो दिक्कत वाली बात नहीं है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत है क्या बेटा? नहीं है। सो इसलिए डायरेक्टली एरर इज ऑलवेज एडेड, ये भी बोला था मैंने, दोनों एरर को ऐड करेंगे। 10 + 2 = 12%, सो रेजिस्टेंस आ जाएगी 20 ओम ±12%। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इट्स क्वाइट ईजी। ठीक, इसके साथ साथ आगे बढ़ते और एक सवाल करेंगे, फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सवाल दिया हुआ है, इफ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज 1.76 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम जो है दैट इज 1.76 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 25 सच क्यूब्स। ठीक है, तो ऐसे ही 25 क्यूब्स का वॉल्यूम कितना होगा? तो बहुत इजी सवाल है, जो बेसिक जैसे छोटे क्लासेस में ये करते थे यूनिटरी मेथड से, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, बताओ 10 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी, इट्स लाइक दैट। ठीक, बट ऐसा सवाल नीट में नहीं आता है, मतलब सवाल तो आ ही जाता है, बट ऐसा सवाल नीट में पूछेगा ही क्यों, जो कि जिसका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होगा, जो कि बहुत स्मॉल क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। तो तब दिमाग में थोड़ा जोर देना है कि ये जो सवाल पूछा गया है इसमें कुछ अच्छा ही चीज़ है जो वो हमसे मांग रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व डायरेक्टली नहीं करना है। मैंने 100 बार बोला था कि इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो फिर आप वहाँ गलत करके आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्यूब का वॉल्यूम है 1.76 दिया है, 25 का कितना होगा? मल्टीपल कर देंगे 25 से, वो निकल के आ जाएगा 44। अब यहाँ सब तो 44 ही, अगर ये देखोगे ये भी ये भी ये भी, ये सब 44 ही है। पहला वाला 44.00 दैट्स ऑल्सो 44, दूसरा 44.0 दैट्स ऑल्सो 44, तीसरा 44, ये देखो 4.40 इंटू 10, वो भी तो वही होगी, एक डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल बी 44.0, सेम 44। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रूल्स पता होनी चाहिए क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, रूल्स पता होनी चाहिए क्या होते हैं डेसिमल पॉइंट्स के, बाकी सब जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए। ठीक है, क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तब क्या रूल्स होते हैं, मल्टीपल या डिवाइड होती है तब क्या रूल्स होते हैं। अब इस सवाल में हम क्वांटिटीज़ को अगर देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज 1.76 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 25 सच क्यूब्स, द टू क्वांटिटीज हियर आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। यहाँ दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीपल हो रही है, तो रूल मुझे याद है कि मल्टीपल या डिवाइड होगा तो आंसर जो है, द आंसर मस्ट बी रिपोर्टेड अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। शायद आपको याद हो, रूल मैंने पढ़ाया था। लेट मी सी, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, ये दो रूल्स, रूल नंबर 5 और 6 वाले का क्वेश्चन था ये। वाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर्स, आंसर मस्ट बी रिपोर्टेड अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जब भी दो क्वांटिटीज मल्टीपल या डिवाइड हो रही होगी, हमारा आंसर जो है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। और स्टार मार्क करके पॉइंट लिखवाया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ प्योर नंबर्स आर नॉट कंसिडर्ड, कि अगर प्योर नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर दिए होंगे वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं। सो सेम सवाल अब यहाँ पर, ये देखो कितना इजी है कि यहाँ पर एक नंबर जो है उसके साथ में यूनिट तो दिया है सर, सेंटीमीटर क्यूब, सो दिस इज नॉट ए प्योर नंबर, ये तो मेजर्ड या कैलकुलेटेड वैल्यू है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 25 सच क्यूब्स, ये जो 25 है, दिस 25 इज ए प्योर नंबर। और नोट में लिखा हुआ था स्टार मार्क करके कि वो ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स प्योर नंबर के कंसिडर नहीं होते हैं। ज़रा 25 में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? आप बोलोगे सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 और 5 बोथ आर नॉन जीरो डिजिट्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 1, 7, 6, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सर हमारा आंसर तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, आपने बोला लीस्ट नंबर में आना चाहिए। यहाँ तो कोई भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ऑप्शन है ही नहीं। पहले वाले में देखो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 SF। दूसरे वाले में 1, 2 और 3, 3 SF। तीसरे वाले में 1, 2, 3 पावर्स ऑफ 10 तो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सर फिर तो सब में, एक में 4 है, एक में 3 है, एक में 3 है, 2 SF वाला तो कोई नहीं है, फिर तो आंसर ही गलत, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, तो बोनस मिलेगा। तो बेटा ऐसा नहीं है, फिर भी मैंने पॉइंट यहाँ पर नोट में लिखवाया था, ऐसे ही रूल्स को पढ़ोगे तो सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। देखो नोट में इसीलिए ये पॉइंट दिया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ प्योर नंबर्स आर नॉट कंसिडर, प्योर नंबर के सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं किए जाते हमारे रूल्स में।
अब देखो, प्योर नंबर के सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर 3SF में होना चाहिए। इस हिसाब से जो पहला है वो गलत है, क्योंकि इसमें तो 4 SF है, तो पहला वाला पॉसिबल नहीं है सर, पहला वाला तो गलत है। अब 2 है यहाँ पर, बी और सी में दोनों में 3 SF है, तो बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन यही से आप ठीक कर सकते हो, ये सही ऑप्शन है। ठीक, अगर आप इसमें देखोगे भी 3 SF आ रहे हैं क्या, हाँ दोनों में 3 SF है, तो बोथ बी एंड सी। सो बाय रूल्स आपके सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए क्यूब आर, लेंथ दी हुई बेटा 50 सेंटीमीटर, सॉरी ये देखो लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ब्रेड्थ जो है वो 2.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड थिकनेस जो है 1.00 सेंटीमीटर दिया। क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा होना चाहिए कि एग्जामिनर क्या हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है, एग्जामिनर को चाहिए क्या। ठीक, अब देखो बहुत सारे यहाँ पर देख रहा हूँ कि पहला तो ठीक है नॉर्मल दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, राइट। दूसरा ब्रेड्थ दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर, तो बहुत बोलेंगे यार ये तो 2 ही है, 2 ही लिख देंगे, है तो 2 ही, बट लिखा क्यों है इस फॉर्म में। थिकनेस 1.00 है तो 1 ही, लेकिन ये ऐसे लिखा क्यों है, लिखा इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जामिनर हमसे लीस्ट काउंट की बात करना चाहता है, लीस्ट काउंट देखना चाहता है। क्या इनको लीस्ट काउंट देखना आता है? और बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था लीस्ट काउंट, लेट मी शो यू कि लीस्ट काउंट कहीं ना कहीं तो पढ़ा था। ये देखो बेटा लीस्ट काउंट कैसे देखते हैं, और एक अलग फॉर्मूला दिखाया था कि परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज एरर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, कुछ सवालों में ऐसे यूज़ होता है कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऊपर दिया हुआ है ग्रीन कलर में, यहाँ पर परसेंटेज एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लीस्ट काउंट देखना हमें आता है। लेट मी अगेन शो यू कि लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम इसका, तीनों का। बताओ बेटा लेंथ में लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 50 है, कोई डेसिमल प्लेस है नहीं, तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 1, इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 1। ब्रेड्थ में बताओ एक डेसिमल प्लेस है, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा बेटा 0.1, और यहाँ पर लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा। थिकनेस में बेटा, थिकनेस में लीस्ट काउंट आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस 0.01, ठीक है बेटा। अब लेंथ में, अब अलग अलग करके हम लेंथ में बताओ परसेंटेज एरर कितना होगा। सो यहाँ अलग अलग करके निकालेंगे हम परसेंटेज एरर इन लेंथ, कितना होगा बेटा, क्या फॉर्मूला था, शाबाश, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे ही निकालते थे। बताओ ज़रा लीस्ट काउंट कितना है लेंथ के लिए, लीस्ट काउंट कितना है, शाबाश 1, व्हाट इज़ द मेजर्ड वैल्यू 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, 51 और 50, 52 और 100, 2 और 2, 2%। सो लेंथ में एरर जो है वो कितना आ गया बेटे 2%, शाबाश। सो परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ, अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। So what is the least count here? In case of breadth, it's 0.1, 0.1 divided by measured value is 2, 2.0 लिखो या 2 लिखो, अब तो एक ही बात है, क्योंकि वो बस लीस्ट काउंट देखने के लिए दिया होता है, वो हमने ऑलरेडी देखा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर। सो यहाँ से डेसिमल प्लेस को हटाओगे, नीचे 10 लिख दोगे, ठीक बेटा। सो 2 1 और 2, 2 50s आर 100, 50 डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे, एक एक हट जाएगा, तो ये 5% आ जाएगा। क्लियर। किसी को समझ में नहीं आया हो वो कमेंट्स में बोल सकता है, ठीक है। तो मैं आपको जो है शॉर्ट वीडियो यहाँ से बना के भेज सकता हूँ कि आप जो है ये कैलकुलेशन कैसे की हमने, कैसे कर सकते हैं। सो परसेंटेज एरर इन थिकनेस, थिकनेस में परसेंटेज एरर कितना है बेटा, फिर से लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर। सो लीस्ट काउंट थिकनेस में कितना है, सो थिकनेस का लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01, 0.01 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द मेजर्ड वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो इसका भी डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे, जितने यहाँ 2 डिजिट्स है बेटा, ये देखो 0 and 1 2 डिजिट्स, तो नीचे 2 0 आ जाएंगे,
1 इंटू 100 100 ही होता है, 100 100 कैंसिल, ऊपर 1 बना है तो 1%। सो हमारा लेंथ में 2% का एरर आ गया, ब्रेड्थ में 5% का एरर आ गया, थिकनेस में 1% का एरर आ गया। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये क्यूब है तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। अब बताओ कौन सा रूल है हमारा, मल्टीप्लिकेशन वाला। वेन एवर क्वान्टिटीज आर गेटिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, तो हम कौन सा एरर लेते हैं, परसेंटेज एरर। वो हमने ऑलरेडी परसेंटेज एरर निकाल के रखा है। और दूसरा चीज़ मैंने बोला था, याद रखना बेटा अलग से, एरर इज़ ऑलवेज एडेड। डजेंट मैटर कि क्वांटिटीज़ आपस में ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, मल्टीपल हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, उनका एरर हमेशा ऐड होता है। सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, लेंथ में एरर कितना बेटे, 2%, ब्रेड्थ में 5% प्लस थिकनेस में 1%, 2 + 5 + 1 is 8%. 8% is the answer of this question. Hope you have understood this. बहुत ईजी। सो अगर थोड़ा बहुत फास्ट लग रहा होगा तो एक बार वीडियो को वापस जा करके जो है रिपीट करके देख लेना। क्लियर? ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अब हम डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जिनको एरर एनालिसिस में कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, सो लेट्स मूव टू ए न्यू टॉपिक दैट इज़ डायमेंशंस। और जिसको समझ में आया हो, जो चाहते कि ऐसे रेगुलर लेक्चर्स आ जाए या हमें लाइव क्लासेस के लिए शिफ्ट करना चाहिए, वो कमेंट्स में प्लीज़ हमें बता दो, सो दैट वी कैन स्टार्ट द लाइव क्लासेस एंड मेक ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द डायमेंशंस। सो अगेन आई एम सेइंग दैट लर्न द रूल्स एंड देन प्ले बेटर। पहले रूल्स सीखो, उसके बाद अच्छे से खेल सकते हैं हम पूरी फिजिक्स के साथ। ऑलराइट, लेट्स सी फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या है बेटा, डायमेंशंस का पहला रूल है, एंगल्स जितने भी है, एंगल्स हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, सो 3 डायमेंशंस हम जनरली देखते हैं, मास, लेंथ, टाइम। मास का डायमेंशन होता है m1 से डिनोट करते हैं, लेंथ l1, टाइम t1, या mlt डायरेक्टली, जिसके पावर में कुछ नहीं होता उसके पावर में 1 रखते हैं, बट हमेशा ऐसे ले लो तो थोड़ा ईजी हो जाता है, m1 l1 t1। ठीक है, अब जितने भी एंगल्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। एंगल्स का ना कोई मास, ना कोई लेंथ, ना कोई टाइम का डायमेंशन होता है। दूसरा रूल, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो भी बेटे क्या होते हैं, हमारे डायमेंशन लेस होते हैं, याद रखना। तीसरा रूल है हमारा एक्सपोनेंशियल्स, या जिनको हम पावर्स बोलते हैं। कोई भी चीज़ पावर में होगी वो भी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। सो रूल नंबर 4 इज दैट डायमेंशंस यू नीड टू रिमेंबर। ये डायमेंशन आपके टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए, तभी आपको जो है ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस के 1-2 सवाल नीट में हर साल आ ही जाते हैं। बहुत बेसिक सवाल होते हैं और एवरी मार्क्स जो है वो काउंट होता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 4 नंबरों से रैंक बहुत आगे पीछे जाती है। तो हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते किसी भी चैप्टर को, हमारे लिए हर कोई चैप्टर और इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि जो चैप्टर ईजी होते हैं उनके नंबर छोड़ने ही क्यों हैं, राइट। सो इसलिए इन चैप्टर्स पे थोड़ा एक बार में पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो हमें बोलने नहीं है। सबसे पहला फोर्स, ये टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए। अगली क्लास के लिए जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सीरीज करेंगे, उसमें आपके टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ के। फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 l1 t-2 ऐसे। ठीक है, वर्क m2 l2 t-2 ऐसे, लाइक दिस, बहुत फास्ट होना चाहिए। सो इसको सोते समय भी आपको कोई बोल दे कि फोर्स के क्या डायमेंशन है, वर्क के क्या है, करंट के क्या है, यू शुड बी एबल टू आंसर। दे आर वेरी इजी। अभी हम साथ करेंगे, लेट्स गो। फोर्स, अब फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है नॉर्मली, ठीक है, फोर्स होता है सर बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब अगर मुझे फोर्स के डायमेंशन निकालने हैं तो फोर्स के डायमेंशन आएंगे, मास का सर आपने बोला m1 होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन के यूनिट से हम एक्सेलरेशन के डायमेंशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा, मीटर क्या होती है बेटे, लेंथ, लेंथ का होता है l1, यहाँ लिया हुआ मैंने, देखो। और सेकंड क्या है, टाइम का यूनिट है, तो सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर t-2 बन जाएगा। सो एक्सेलरेशन के यूनिट्स बनेंगे l1 t-2, सॉरी डायमेंशन l1 t-2। तो मास का तो आया ही था, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन यहाँ पुट करेंगे। सो मास का m1, एक्सेलरेशन का आ जाएगा l1 t-2। तो फोर्स का सब मिला करके क्या बना, फोर्स के डायमेंशन बन गए m1 l1
T-2। अब इसको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए, फोर्स के डायमेंशन m1 L1 T-2, ठीक है। अभी तो नहीं होगा, बट इवन विद द पैसेज ऑफ टाइम इवेंचुअली यू विल गेट टू लर्न दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। ओके, दूसरा है वर्क। वर्क और एनर्जी के डायमेंशन बेटे सेम होते हैं। वर्क का सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, क्योंकि ये सब हमें पढ़ना है। वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने इस फोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम डायमेंशंस के सवाल सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने ये चैप्टर जो है पहले लिया है, ताकि आपको पता चले हाँ फिजिक्स में एक्सेलरेशन का यूनिट काम आने वाला है, वर्क का फॉर्मूला ये होता है, ताकि जब हम उन चैप्टर्स पे जाए यू शुड बी एबल टू से एट दैट टाइम कि यस ये फॉर्मूला हमें आता है, ये कहीं तो पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा आइडिया लग जाता है, थोड़ा ओवरव्यू मिल जाता है। ऑलराइट, लेट्स मूव। सो वर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं। वर्क का सिंपल फॉर्मूला आपने लिखा है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के क्या डायमेंशन है अभी हमने देखा, सर फोर्स के डायमेंशन ऊपर है m1 L1 T-2 इंटू, इसको हटा देता हूँ, ठीक। ये तो फोर्स के ही है, डायरेक्टली एज इट इज ऊपर से कॉपी किया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ कितनी, कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह कितना डिस्प्लेस हुई है, दैट्स अ डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स लेंथ, तो ये आ जाएगा L1, ठीक है। अब आपको नॉर्मली पता है यहाँ भी बेस L है, यहाँ भी बेस L है, व्हेन बेसेस आर सेम इनके पावर ऐड होते हैं, तो क्या बनेगा बेटा, ये m1 L2 T-2, ठीक है। अब याद रखना है कि फोर्स के डायमेंशंस m1 L1 T-2, वर्क या एनर्जी के m1 L2 T-2, ठीक है। करंट का यूनिट क्या होता है कि जैसे हम घर पे कोई अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, बोलते हैं ये 5 एम्पियर का है, ये 10 एम्पियर का है, ये 100 एम्पियर का है, लाइक दैट, ठीक। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, इसको डायरेक्टली हम A1 से डिनोट करते हैं, या A से। अब चार्ज के क्या डायमेंशन होते हैं, चार्ज का फॉर्मूला ये पढ़ेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे पढ़ेंगे सब चीज़ें। अभी बस आप थोड़ा सा दिमाग में ये रखो, हल्का फुल्का लाइटली, अब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करंट का यूनिट होता है, करंट को एम्पियर से डिनोट करते हैं, या आई से, आई या ए, बोथ आर सेम। सो करंट के बदले आ जाएगा A1 और टाइम के बदले आ जाएगा T1, तो चार्ज के डायमेंशंस बन गए A1 T1, ठीक है। तो टेम्परेचर का θ1 या केल्विन 1 सीधा ही हम याद रखेंगे, थीटा डिग्रीज में और केल्विन में K1, ठीक। फ्रीक्वेंसी हमेशा फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होता है, ठीक है। आज के बाद कभी मैं बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी के क्या है डायमेंशंस, तो बोलना फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड का इन्वर्स 1/t, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस हो जाएंगे टाइम का उल्टा, मतलब T-1। अगर टाइम का T1 है तो फ्रीक्वेंसी का T-1, ऑलराइट। ओके, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि एक आदमी है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, कोई गाड़ी है, आगे हम पढ़ेंगे ये मोशन इन 1D, मोशन इन 2D में, ठीक है। काइनेमेटिक्स में जब हम आ जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही है, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस यहाँ पर सिंपल यूनिट याद रखो आप, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। मीटर बोले तो लेंथ मतलब L1, पर सेकंड बोले तो टाइम T1, ये ऊपर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा तो बनेगा L1 T-1। अब क्या आ गया वेलोसिटी का डायमेंशन, L1 T-1, ऑलराइट। एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने निकाला था, एक्सेलरेशन का मीटर बोले तो L1, टाइम बोले तो T, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है तो T2, ये ऊपर जाएगा बेटे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, L1 T-2 बन जाएगा, बहुत ईजी। एरिया मीटर स्क्वायर में लेते हैं, मीटर बोले तो लेंथ, एरिया का आ जाएगा L स्क्वायर। वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेते हैं या सेंटीमीटर क्यूब में, लेंथ का क्यूब तो L क्यूब। तो ये सारे जितने भी डायमेंशंस है यू शुड रिमेंबर दीज, तभी जो है आपके सवाल बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। अक्सर जल्दबाजी में यूनिट्स एंड डायमेंशंस के सवाल जो है इंसान गलत करके आता है, आपने ऐसा नहीं करना है। मैंने बोला कि हर कोई सवाल इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ईजी हो या टफ हो। तो बहुत ऐसे टफ सवाल भी आते हैं फिज़िक्स में जिनको बहुत टाइम लगता है और जिनकी जो है प्रोबेबिलिटी होती है गलत होने की भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सवाल जो है ये हमेशा जो है बहुत ईजी ही आते हैं, इससे बाहर कुछ आते नहीं हैं। तो यहाँ से हम सवाल गलत करके अपना नुकसान नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ इस पूरे चार्ट को जो है रट लो एक बार में, इसको दिमाग में डाल दो, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो कि डायरेक्टली सवाल आते हैं, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन के डायमेंशन, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, नीचे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। सो वी शुड बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अभी फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, जब आप
ये पढ़ोगे, क्या कहते हैं इसको, केमिस्ट्री के अंदर भी जब आप प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ोगे तब आपको ये फॉर्मूला सारे पता होंगे। फिजिक्स के अंदर भी जब हम पढ़ेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट को आगे वाले चैप्टर्स में, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज दी है, कोई भी एग्जाम में याद आ जाए, किसी भी फॉर्मूला से आप ये सवाल जो है सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल E इज इक्वल टू एच न्यू, हम इससे सॉल्व करेंगे। E इज़ एनर्जी, ठीक है। सो हमें यहाँ से H निकालना है, H को एक साइड पे ले जाएंगे। H किसके बराबर आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई न्यू। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, राइट। सो H के डायमेंशन आ जाएंगे। एनर्जी के डायमेंशन देखो, बार बार इस चार्ट को देखना सूटेबल नहीं है, राइट। तो इसलिए बेटर है कि इसको एक बार दिमाग में फिट करो। अब एनर्जी के डायमेंशन यहाँ से देख लो, अभी के लिए एनर्जी के डायमेंशन है M1 L2 T-2, ठीक है। तो एनर्जी के डायरेक्टली कॉपी करेंगे, M1 L2 T-2। ऊपर फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी कहाँ गई, टाइम पीरियड का उल्टा T-1, फ्रीक्वेंसी हो गया T-1। तो बेटे एक T-1 एक T-1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस बनेंगे M1 L2 T-1, खत्म। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी से भी, वेयर लैम्डा इज द वेव लेंथ, दैट्स ऑल्सो लेंथ, एम मास है, वी वेलोसिटी है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। या एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, इससे भी आप कर सकते हो। बोहर मॉडल में पढ़ोगे आप ये, सो इससे भी सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ इनको हैव ए ट्राई, ये फॉर्मूलाज डाल के एक बार चेक कर लो, ठीक है। इसमें देखो n कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। सो h निकल के यहाँ से भी सीधा आ जाएगा mvr के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर भी मास के डायमेंशन रखो, वेलोसिटी के रखो, रेडियस के रखो, यहाँ से भी आपका जो है सवाल जो है सेम आंसर आ जाएगा, क्लियर। सो अभी मैं एक करके दे रहा हूँ आपको, बाकी तो आप खुद ट्राई कर लो, यू विल फाइंड द सेम डायमेंशंस निकल के आ जाएंगे। लेट्स मूव अहेड। और एक सवाल आया हुआ है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे आगे हम, क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होता है नीटा, क्या होता है, ये सब चीज़ें, वेलोसिटी वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। तो 6 और पाई कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स की कोई यूनिट्स डायमेंशंस नहीं होते, इनको हटा देंगे। हमें को तो बहुत बच्चे ईटा को भी हटा देते हैं, बोलते हैं अरे ये भी तो नहीं, अरे भाई यही तो निकालना है, इसको हटा दोगे तो निकालोगे क्या। सो ये निकालना है, इसको सेम साइड पे रखेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगी। सो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा F डिवाइडेड बाई RV, ठीक है। सो यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यहाँ फोर्स के डायमेंशंस रखोगे, ऑलराइट। सो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, यहाँ ऊपर चेक कर लो। फोर्स के डायमेंशंस हमारे चार्ट में दिया हुआ पहला ही, M1 L1 T-2। सो यहाँ रख दो M1 L1 T-2, R इज रेडियस और लेंथ, दैट इज L1 फिर से, एंड V इज़ द वेलोसिटी, वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड, तो इसके डायमेंशंस बोलते हैं L1 T-1 मीटर पर सेकंड, ठीक बेटा। अब देखो एक L1 के साथ जाएगा, एक T-1 के साथ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस बचेंगे, ऊपर M1 बचा, नीचे का L1 ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, ऑलरेडी ऊपर T-1 था, तो सही ऑप्शन इज M1 L-1 T-1। सो सिंपल। तो फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स में हम सरफेस टेंशन पढ़ते हैं, तो सरफेस टेंशन भी बहुत इजी है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स ऑलरेडी आपको पता है, सरफेस टेंशन के डायमेंशंस निकालो, कितना होता है फोर्स का, अब तो याद हुआ होगा M1 L1 T-2। लेंथ का बेटे L1 कैंसल, सही ऑप्शन विल बी M1 T-2। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो घर वापस नहीं आना है, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है M1 L0 T-2, बोथ आर सेम, लेंथ का कोई डायमेंशन है। तो ऐसा ना हो कि आप बोलोगे वहाँ तो था ही नहीं ऊपर वाला ऑप्शन और सीधा घर आ जाओगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो नीचे वाला ऑप्शन भी हो सकता है, बोथ आर सेम। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा है, ये बहुत बच्चे आते भी है, सर वहाँ तो फोर्स कांस्टेंट आया था हमारे टेस्ट में, ठीक है, तो वहाँ तो स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं था। बेटा फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही चीज़ है, चाहे फोर्स कांस्टेंट बोले या स्प्रिंग कांस्टेंट बोले, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला है स्प्रिंग्स में हम पढ़ेंगे F इज इक्वल माइनस ऑफ KX। इसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं वो वापस आ जाता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन है, वहाँ सब समझा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी बस ये फॉर्मूला देख के हमें डायमेंशंस पे फोकस करना है, ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है, इसका ये फॉर्मूला कहाँ से है, उन चीज़ों पे फोकस अभी नहीं करना है, आगे करना है अभी।
लेट्स गो। सो एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। हमें यहाँ से क्या निकालना है बेटा, हमें के निकालना है। के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स, इग्नोरिंग माइनस वाइनस, ये सब इग्नोर करेंगे, ये सब मैटर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस माइनस। इसलिए फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t-2, अब तक याद हुआ होना चाहिए। देखो कितनी बार फोर्स की ज़रूरत पड़ी, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। विद सम एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दैट दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो और रूल्स को याद रखो, आगे बढ़ो। सो x इज लेंथ, लेंथ का आ जाएगा l1, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा m1 l0 t-2 या सिंपली m1 t-2, ठीक है। अब आप कुछ देख रहे होंगे, कुछ सिमिलर सा हो गया है यहाँ पर। ये देखो बेटा, ये डायमेंशंस और ये डायमेंशंस क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। सो एक आध बार सवाल ये भी आया हुआ है नीट जेई के अंदर कि डायमेंशनल पेयर्स देखने होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम डायमेंशंस। नीचे ऑप्शन दिए होते हैं सरफेस टेंशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट या सरफेस टेंशन एंड फोर्स कांस्टेंट, तो कहीं पर भी ये ऑप्शन मिलेगा तो उसको टिक लगाना, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल देखे हुए हैं, मैंने उनका आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है जिनको मैं डायमेंशनल पेयर्स बोलता हूँ, ठीक है। वो सब मैंने एक चार्ट में कंपाइल करके रखा हुआ है। नेक्स्ट कुछ 5-10 मिनट बाद हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे, मे बी कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसी पे आ जाते हैं डायमेंशनल पेयर्स पे, ठीक। तो यहाँ पर मिला तो सो दैट आपको एक एग्जाम्पल मिल जाए कि क्या होते हैं डायमेंशनल पेयर्स, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आपको बता दिया, ठीक। आगे चलते, शायद जिन्होंने फर्स्ट क्लास देखी थी उनको याद आया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सो इसके पीछे मेरा एक इंसिडेंट है, मैंने उनके साथ शेयर भी किया था। तो उसके बाद मैंने क्लास में भी बहुत सारे बच्चों को ये बोला था, तो कई बच्चे ऐसे थे बोलते थे, मैंने बोला फिजिक्स में 2 जीज है, कैपिटल जी और ये स्मॉल जी, क्या फ़र्क है? बोलते एक तो कैपिटल है सर, एक स्मॉल है, यही फ़र्क है। ये फ़र्क नहीं होता, बोथ आर डिफरेंट, वन इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अनदर वन इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी हम कैपिटल जी की बात करें, दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? ये ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस चैप्टर में, सब भूल जाओगे, यही रूल से ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अभी लग रहा होगा अरे यार यूनिट्स एंड डायमेंशन तो ईजी इसलिए हमें आसान लग रहा है, नहीं, पूरी फिजिक्स ऐसे ही आसान लगने वाली है, ठीक है, पूरे रूल्स के साथ पढ़ के। ओके ऑलराइट, लेट्स मूव। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। पढ़ा हुआ होगा, किसी ने नहीं पढ़ा है तो अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा जहन में रखो, ग्रेविटेशन चैप्टर में काम आने वाला है। अभी सिर्फ डायमेंशंस पे फोकस, राइट। सो हमें यहाँ से जी निकालना है बेटा, जी को अपनी जगह पे रखेंगे, r² ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा FR², दोनों मासेस नीचे होकर के डिवाइड हो जाएंगे इस साइड, तो ये बनेगा mm, राइट। सो जी निकल के आ गया हमारा FR² डिवाइडेड बाई mm, कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते, ये हम तब पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में, अभी बस डायमेंशन निकालने पे फोकस करो। बताओ फोर्स, फिर से देखो चार्ट की ज़रूरत पड़ी, अब तो मुझे नहीं पड़ेगी, मुझे याद है m1 क्या है आगे, m1 l1 t-2, वेरी नाइस, ठीक है, इनटू रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, रेडियस का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, मास मतलब m1 और एक मास मतलब m1, दोनों मास ही तो है। अब आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ कैपिटल क्यों लिखा? अरे यार डायमेंशंस को ऐसे ही डिनोट करते हैं, बस सिंपल फंडा है। मास दिखे कोई हो, स्मॉल मास हो, मास ऑफ द मून हो, अर्थ हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, उसको बेटे कैपिटल M से ही डायमेंशंस में लिखेंगे। मास बोले तो कैपिटल M, डजेंट मैटर, ओके। एक M यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, ऑलराइट, बाकी जोड़ देते हैं। बेटा ये नीचे वाला m1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा m-1, साथ में ऊपर 2 लेंथ है, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, 2 L और 1 L मिला करके L3 और t-2, m1 L3 t-2, क्लियर। सो ये है हमारे डायमेंशन किसके बेटे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कोशिश करो जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन डायमेंशंस निकालने की, तो आपको ये डायमेंशंस भी याद हो जाएंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन ही आप डायरेक्टली याद रखोगे, m-1 L3 t-2। इनकेस भूल जाओ तो यू शुड नो द मेथड। एग्ज़ाम में बहुत स्ट्रेस होता है, इंसान भूल जाता है छोटी छोटी चीज़ें भी, तो तब हमें जो है सवाल गलत नहीं हो जाए, इसलिए हमें आना चाहिए कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूला से आता है, ठीक बेटा। इसके बाद रोटेशन में जाएंगे, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह ये सब पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे आगे, तो उनके भी मैं फॉर्मूलाज दिया हूँ अभी के लिए आपको, ताकि आप सॉल्व कर लो। आ जाते हैं इस पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I इज इक्वल टू mr², सो सिंपल। देखो यार I इज इक्वल टू मास का m1, r मतलब रेडियस या लेंथ L2, आ गया m1 L2, सो सिंपल।
टॉर्क, टॉर्क रोटेशन में पढ़ेंगे टॉर्क, ठीक है ना। तो टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, टॉर्क टाउ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिंपल फोर्स के डायमेंशंस हमें पता है, m1 l1 t-2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या नॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, डिस्टेंस डिस्टेंस होती है डायमेंशन के लिए, तो डिस्टेंस बोले तो l1, दोनों जुड़ेंगे। देखो l1 l1 जुड़ गए तो l2 बनेगा। क्या बना बेटा, m1 l2 t-2। क्या आपको याद है ये किसके डायमेंशंस होते थे हमारे चार्ट में? लेट्स गो एंड सी। वर्क और एनर्जी के देखो m1 l2 t-2। अब नीचे आ जाओ, परफेक्ट। ये देखो m1 l2 t-2। तो डायमेंशनल पेयर्स में अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब मैं बोलूँगा वर्क, एनर्जी और टॉर्क के डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो ये और एक डायमेंशनल पेयर यही बना, ठीक है। तो पावर का और एक फॉर्मूला, पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, कि इस मोटर की कितनी पावर है, तो ये पढ़ेंगे पावर में। वर्क, पावर, एनर्जी में पावर एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके अपने रूल्स होंगे, अपने मेथड्स होंगे, अपने ट्रिक्स होंगे। बट यहाँ के लिए जनरल सिंपल फॉर्मूला, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं, यहाँ बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम भी। सो सिंपल। सो बस अब वर्क और एनर्जी किसी के भी डायमेंशन रखो, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो। वर्क के क्या डायमेंशंस होते हैं, m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय टाइम का क्या होता है बेटे, t1, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, ये और ये काट दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, एक माइनस एक प्लस से जल्दबाजी नहीं करनी है। यह आएगा m1 l2, ये माइनस, ये प्लस वाला ऊपर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सेम साइंस वाले कटते हैं। सो t-2 के साथ और एक माइनस जुड़ेगा, t-3 बन जाएगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बेसिक से सीखना है, शांत, ठीक है ना। तो बेटर इंसान वही होता है, और सिलेक्शन हमेशा उस इंसान की होती है जो डाउन टू अर्थ रहेगा, चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, चीज़ें जो है वो लेगा, बोलेगा हाँ मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बेसिक से सीखना है, मुझे ज़ीरो से सीखना है। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मार देती है, ठीक। इसलिए ध्यान रहे कि आराम से सॉल्व करे, एग्रेसिवली क्वेश्चन को ना देखे, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के क्वेश्चन को गलत ना करे, राइट। लेट्स मूव हेड। नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट के, लेटेंट हीट, सब चीज़ें। वहाँ पर भी बहुत सारी ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा, बहुत इजी वे में थर्मोडाइनमिक्स मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए, हर कोई चैप्टर। अब देखो थर्मोडाइनमिक्स में एक फॉर्मूला होता है हमारा Q = mc डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा C जो है दैट इज स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। सो सिंपल, और भी फॉर्मूला से आ सकता है बट अभी हम यही से करेंगे। हमें C चाहिए बेटे, C किसके बराबर हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा टी, Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा टी, ऑलराइट, ठीक। तो Q क्या होती है बेटे, हमारे पास हीट, हीट इज द फॉर्म ऑफ बेटा एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। तो हीट और एनर्जी के डायमेंशन सेम हो गए भाई। फिर C के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, एनर्जी के डायमेंशंस डाल दो, m1 l2 t-2, मास के डायमेंशंस m1, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल देखो, मैं बोलूँगा बॉडी का टेम्परेचर पहले 70 डिग्री था, बाद में इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री हो गया। चेंज कितना आ गया टेम्परेचर में, आप बोलोगे 20 क्या बेटे, 20 डिग्री। भाई इधर भी डिग्री, इधर भी डिग्री, इधर भी डिग्री है, चेंज इन टेम्परेचर भी तो टेम्परेचर ही होता है। सो डेल्टा टी के लिए घबराना नहीं है, K1 ही आ जाएगा या θ1, दो में से कुछ भी, मैंने बोला था केल्विन 1 या θ1, कुछ भी रख दो। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा m कैंसिल हो जाएगा, हाँ इस बार तो कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है। सो यहाँ जाएगा m0, m बचा ही नहीं कुछ, l के बचे 2, t के बचे -2 और k ऊपर जाएगा, ये बनेगा k-1। और ऐसे भी दिया होगा m0 l2 t-2 θ-1, और ऐसे भी दिया होगा m0 के बदले m देगा ही नहीं, सीधा l2 t-2 θ-1 या k-1। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, बहुत ईजी है। लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे, जो मैं आपको बोल रहा था अब तक कि मैंने आपके लिए तैयार किया है डायमेंशनल पेयर्स को। बेटा जो मैंने सवाल देखे हैं बुक्स में, और भी नए नए क्वेश्चंस ऐड होते रहते हैं, ठीक है। बाकी मेथड तो सेम ही है, रूल्स तो नहीं बदलेंगे कभी भी, ठीक। इसलिए रूल्स तो यही रहेंगे, बट थोड़े नए क्वेश्चन है वो आपका काम है सॉल्व करना, और आप यहाँ वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। कि साथ में इनके जैसे सरफेस टेंशन है और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, इसके साथ जब आप और प्रैक्टिस करोगे डायमेंशंस निकालने की, अगर आपको लगा कि ये तो सरफेस टेंशन के डायमेंशन जैसा है तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के डायमेंशन जैसा है, उसको यहाँ अपने चार्ट में आप ऐड भी कर सकते हो, ताकि
सवाल जो है कल को सॉल्व ही ना करना पड़े। जो आपके डेली टेस्ट्स होते हैं ट्यूशन्स में या घर में आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है कहीं की, या फिर जब आप नीट में भी जाओगे तब भी आपको आदत ऐसी हुई होगी कि आप डायरेक्टली सवाल सॉल्व करोगे। ठीक, तो अभी सबसे पहला सरफेस टेंशन बेटा, सरफेस टेंशन के डायमेंशन सेम होते हैं एज दैट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। इम्पल्स और मोमेंटम के डायमेंशन सेम होते हैं। निकालना है आपने, फॉर्मूला देखना है, बुक पे एक चार्ट बना होगा, चाहे एमटीजी की बुक हो चाहे कोई भी ट्यूशन की बुक हो, उस पर एक चार्ट बना होता है, वहाँ क्वांटिटी लिखी होती है, उसका फॉर्मूला लिखा होता है, उसके डायमेंशंस लिखे होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो फॉर्मूला वाला चार्ट है उसको खुला रखना है, जो डायमेंशंस वाला उसके ऊपर नोटबुक रखनी है, सिर्फ अपना डायमेंशन जो मैंने भी आपको चार्ट दिया था वो याद करना है और फिर सॉल्व करने बैठ जाना है। ठीक है, फॉर्मूलाज देख के कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूलाज देख सकते हो आप, क्योंकि फॉर्मूलाज आपने अभी पढ़े नहीं, आपको सब पढ़ने हैं। ठीक, लेकिन डायमेंशंस मत देखना, डायमेंशन सॉल्व करने के बाद देखना कि आपके कितने सही हुए कितने गलत। ठीक, ऑलराइट। वर्क, टॉर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं, ये भी हमने पीछे सॉल्व किया था। प्लैंक्स कांस्टेंट और बेटा एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन सेम होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx, ये भी आगे पढ़ाऊंगा, इन सब के डायमेंशन सेम होते हैं। ठीक है, और साथ साथ बेटे डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा। ठीक है, गिव मी सम टाइम, सॉरी ओके, डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा, इन सब के डायमेंशन किसके बराबर होते हैं? देखो इनमें से एक तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या है, t-1। तो जब भी सवाल आए वेलोसिटी ग्रेडियंट, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको डायमेंशनल पेयर वाला पेज याद होगा। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डीके कांस्टेंट सबके सेम होते हैं। फ्रीक्वेंसी का पता है, इन बाकी सबका तो फ्रीक्वेंसी से देख के आप बोल सकते हो t-1 आंसर है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट सवाल हो रहे, लाइट ईयर, ये भी मैंने बुक्स में देखा, लाइट ईयर एंड कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, इनके डायमेंशन सेम होते हैं। अब ज़रा कोई बता सकता है आप में से लाइट ईयर के क्या डायमेंशंस होंगे? ऑलराइट, गो सोचो, लाइट ईयर है तो, क्योंकि मैं क्लास में ये सवाल जब कराता हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं t1। ठीक है, ऐसा नहीं है, लाइट ईयर बेटे ईयर से लगता है ना टाइम है, बट ऐसा नहीं है, लाइट ईयर इज़ ए डिस्टेंस। ठीक है, लाइट ईयर इज़ डिस्टेंस, क्या होता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी बट मैं आपको बोलूँ कि लाइट को कितना टाइम लगता है सन से या किसी भी स्टार से अर्थ की सरफेस तक पहुँचने में, दैट इज़ कैलकुलेटेड इन लाइट ईयर्स। ठीक है, सो लाइट ईयर इज़ बेसिकली डिस्टेंस, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर करती है कितने टाइम में, दैट्स अ डिस्टेंस। सो लाइट ईयर इज़ व्हाट, इट्स अ डिस्टेंस। दिमाग मत परेशान करो अपना, आगे बढ़ो, सी द रूल्स एंड मूव फर्दर, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट पे फोकस करो। प्रेशर बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला, अरे प्रेशर तो बहुत सिंपल है, प्रेशर क्या होता है बेटे, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, जितने भी मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस और एनर्जी डेंसिटी, इन सब के डायमेंशंस भी सेम होते हैं। अब यहाँ से प्रेशर के निकाल सकते हो आप, देखो कितना इजी है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स तो मुझे याद है m1 L1 t-2। एरिया बेटा वो भी दिखाया था, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो L2, एक L कैंसिल हो गया, प्रेशर के डायमेंशन निकल के आगे m1, ये एक L ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, m1 L-1 t-2। अगर आप सवाल आया बताओ बेटे स्ट्रेस के क्या डायमेंशन होते हैं, बोलना वही जो प्रेशर के होते हैं, m1 L-1 t-2। नहीं भी याद आएगा तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, बताओ यंग्स मॉड्यूलस के बोलोगे वही जो प्रेशर के, बल्क मॉड्यूलस के वही जो प्रेशर के, शेयर मॉड्यूलस वही जो प्रेशर के, एनर्जी डेंसिटी वही जो प्रेशर के, सो सिंपल। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल है कि प्रेशर में थोड़ा, ठीक है, प्रेशर में जब पढ़ाता हूँ तो एग्जाम्पल है कि अगर हाथी के पाँव के नीचे आपका हाथ फंस जाए, ठीक है, से दिस इज योर हैंड, ये हाथी का पैर है, तब दर्द होगा, या किसी लड़की की हील के नीचे, हील कैसे बनाते भाई, ठीक है, मान लो दिस इज सैंडल्स, ये हील, अगर इसके नीचे आपका हाथ आएगा तो कहाँ दर्द ज़्यादा होगा? तो चांसेस आते हैं कि यहाँ दर्द ज़्यादा होगा, हाथी के पैर के नीचे उतना दर्द नहीं होगा। रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि बेटे यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला देख के हम ये चीज़ बताते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया पे, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। अब देखो हाथी का पैर बहुत
चौड़ा होता है उसका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो हम देखते हैं कि प्रेशर और एरिया का इन्वर्स रिलेशन है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब बेटे जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम। हाथी का पाँव बहुत चौड़ा होता है, एरिया ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या पड़ने वाला हमारे हाथ पे कम। लेकिन अगर आप हील देखोगे वो पॉइंटेड होती है सामने से, यहाँ एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा। इसके साथ साथ बचपन में आपने क्रिकेट खेला होगा, इस एग्जाम्पल को हटा देते हैं, दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं प्रेशर की। ठीक है, जब हम बचपन में क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो जब हम विकेट्स लगाते थे, अरे हाथी का पैर ही इतना बड़ा है। ऑलराइट, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। ऑलराइट, चल अब देखो, बचपन में जब हम विकेट्स लगाते थे ना, तो कोई भी ब्लंट एंड जब होता है ना ऐसे विकेट का, तो ये ज़मीन में नहीं जाता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज़ ग्राउंड, तो यहाँ पर हमारे ग्राउंड में ये विकेट जो है ईजिली नहीं जाता है। फिर हम क्या करते हैं, लेमैन का दिमाग है, ठीक है। अब जो बुज़ुर्ग भी होते हैं, जो बच्चे ऐसे भी तो छोटे होते हैं, तो छोटे जब हम खेल रहे होते थे तो तब हमें फिज़िक्स कोई पढ़ाता थोड़ी है कि आप ये करोगे तो विकेट ऐसे होगा, नहीं, ये लेमैन का दिमाग होता है कि हम सोच सकते हैं इतनी फिज़िक्स खुद से। तो हम इसको थोड़ा शार्प करते हैं। शार्प करने के बाद जब आप इसको ज़मीन के अंदर गाड़ते हो तो ईजीली चला जाता है। क्यों? क्योंकि बेटे तब प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने नीचे एरिया जो है, कंटैक्ट सरफेस एरिया, वो कम कर दिया। यहाँ एरिया क्या था, बहुत ज़्यादा था, इसलिए प्रेशर क्या पड़ रहा था, कम पड़ रहा था। प्रेशर में पढ़ेंगे भाई, आगे हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, तब बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी थोड़ा एग्जाम्पल याद आया था मेरे को, मैंने सोचा बता दूँ। ऑलराइट, सो हम डायमेंशंस यहाँ पर प्रेशर के निकाल सकते हैं, वही स्ट्रेस के बराबर होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस और एनर्जी डेंसिटी के बराबर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखोगे, आपको तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। एन को जब आप हटाओगे, सो PV के डायमेंशंस किसके बराबर बनते हैं बेटे, RT के बराबर, और वही किसके बराबर होते हैं, वर्क के बराबर। ये भी याद रखना है आपने। वर्क तो याद ही है, M1L2T-2, एनर्जी, टॉर्क, वर्क सब सेम होते हैं। सो याद रखना है, क्योंकि हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं, तब आपकी ये चीज़ें जो है ये सामने आनी चाहिए। ठीक है, सो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इन चीज़ों को याद रखो ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमसे सारे सवाल ईजिली हो जाए। ठीक है, ऑलराइट। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे जाएंगे, जब हम कैपेसिटर्स में जाएंगे, वहाँ हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। एल होती है बेटे इंडक्टेंस, किसी भी कंडक्टर की इंडक्टेंस, सी होती है उसकी कैपेसिटेंस, और आर होती है उस इंडक्टर की रेजिस्टेंस, किसी भी डिवाइस की। ठीक है, सो यहाँ पर ये नाम आप अभी याद रखो बस। अब एक ट्रिक आपने याद रखनी है यहाँ पर, C × R इज इक्वल टू L/R इज इक्वल टू √LC एंड दैट्स इक्वल टू टाइम। जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक। क्या बोलोगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज इक्वल टू लियोनेल मेसी डिवाइडेड बाय रोनाल्डो। दोनों आधे गोल पोस्ट के अंदर है, लियोनेल भी और क्रिस्टियानो भी। अगर सवाल में ऐसा कभी भी आएगा, इफ C इज कैपेसिटेंस, नीट में आया हुआ सवाल है, इफ C इज कैपेसिटेंस, R इज रेजिस्टेंस एंड L इज इंडक्टेंस, देन द डायमेंशंस ऑफ CR विल बी इक्वल टू, बोलना टाइम T1। फिर से सवाल आ सकता है, इफ C इज कैपेसिटेंस या L इज अब सिर्फ इस पे पूछ सकता है, इफ L इज इंडक्टेंस एंड R इज रेजिस्टेंस, देन द डायमेंशंस ऑफ L/R विल बी। आपने देखा होगा बुक में, इसे नहीं देखा तो आज बुक खोल के देखना, MTG की कोई भी बुक जिससे आप सॉल्व करते हो सवाल, यूनिट्स एंड डायमेंशन में एक ही दिख जाएगा आपको, तब आपको याद आएगा ये पॉइंट क्या क्या बनाया है ये पॉइंट। ऐसे तो आप बोलेंगे रही क्या है, बट जब आप सवाल सॉल्व करोगे तब पता चलेगी कितना ईजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ऑलराइट, तो सवाल क्या आ सकता है, इफ L इज इंडक्टेंस एंड R इज रेजिस्टेंस, देन द डायमेंशंस ऑफ L/R विल बी इक्वल टू, बोलना फिर से टाइम। फिर से, इफ L इज इंडक्टेंस एंड C इज कैपेसिटेंस, देन द डायमेंशंस ऑफ LC √LC विल बी इक्वल टू, फिर से टाइम के बराबर ही होगा। तो अब आप डायरेक्टली ये चार्ट याद रखोगे, वो वाले सवाल को देख के आप सॉल्व करने वाले हो। ट्रस्ट मी, बुक खोल के देख लो, आपको मज़ा आने वाला है, आपको समझ आने वाली है चीज़ें कि हाँ ईजी तो है।
ठीक है, तो ऐसी पूरी फिजिक्स हम पढ़ेंगे विथ सम अमेजिंग ट्रिक्स जो मैंने आपके लिए तैयार की है। ठीक है, लास्ट वाला और एक सवाल आता है, C इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कभी डायरेक्टली निकालना होता है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर जेई में और नीट में भी। ठीक है, तो C क्या होते हैं बेटा, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है ये हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के अंदर आगे। तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग, अगर हमें क्या निकालना होगा, देन द डायमेंशंस ऑफ, मान लो अगर C का निकालना होगा तो C का तो डायरेक्टली निकाल लेंगे। अगर हमें, क्योंकि C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो स्पीड ऑफ लाइट के तो डायरेक्टली बोलोगे आप, मीटर हो गया L1, टाइम हो गया T1, ये ऊपर जाएगा, मीटर पर सेकंड बोले तो L1T-1, वो तो देगा नहीं। स्पीड ऑफ लाइट क्यों देगा, स्पीड और वेलोसिटी तो एक ही चीज़ होगी ना डायमेंशनली, वो क्यों देगा। अच्छा, फिर देता क्या है, ऐसे सवाल देता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये दे देता है पूरा। क्वेश्चन चेक कर लेना बुक खोल के। तो इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, ऑप्टिक्स में भी पढ़ाऊंगा मैं, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है, तब हम इसको पूरा जो है सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट में करा के दिखाता हूँ। तो C अगर बराबर है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। C का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा। बेटे स्क्वायर और रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये आ जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो हो गया 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाएंगे, सो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि C स्क्वायर नीचे होके डिवाइड हो गया। सो फाइनली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस आ गए हमारे 1 डिवाइडेड बाई C क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के क्या डायमेंशन है, ऊपर निकाले थे अभी हमने, स्पीड है तो मीटर पर सेकंड L1T-1, इसका लेकिन स्क्वायर करना है। ये L1 का भी स्क्वायर है और T-1 का भी स्क्वायर है, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई L1 का स्क्वायर बनेगा L स्क्वायर और T-2 का स्क्वायर, T-1 का स्क्वायर बनेगा T-2, ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होके, ये फाइनली बनेगा L-2T2। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस आपके आ गए L-2T2। सो सिंपल, इसको हम डिराइव भी करेंगे इस इक्वेशन को ऑप्टिक्स के अंदर, ये आती कहाँ से है। ठीक है, तो अभी डायमेंशंस पे काम करेंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डायमेंशंस, दैट इज डायमेंशनल होमोजेनिटी। इसके बाद आपको और कोई टॉपिक्स ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ने हैं, इतने सबसे आपके सवाल जो है सारे डायमेंशंस के क्लियर हो जाएंगे। हम क्वेश्चन सीरीज़ के थ्रू भी और सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे, तो सब चीज़ें जो है वो आपको आसान लगेगी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब, और शुड वी टेक द डायमेंशनल होमोजेनिटी नेक्स्ट क्लास, मे बी थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ होगा। ऑलराइट, सो लेट्स सम अप हियर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द डायमेंशनल होमोजेनिटी। अगली क्लास में हम डायमेंशनल होमोजेनिटी करेंगे क्योंकि डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हो गए ऑलरेडी। सो नेक्स्ट क्लास में हम बेटे डायमेंशनल होमोजेनिटी करेंगे, इसके साथ बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस हैं और साथ साथ में हमारा सिस्टम कन्वर्जन पढ़ेंगे, हाउ टू कन्वर्ट SI इंटू CGS, ये सब करके हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और ये वाले सवाल भी आपने देखे होंगे। ठीक है, ये हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे विद 1 स्टेप ट्रिक। एक स्टेप ट्रिक से ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसका बहुत लंबा मेथड है, बट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट लंबा मेथड। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे उसमें लंबा मेथड भी दिखाऊंगा आपको, तब आपको अहमियत होगी इस चीज़ की कि अरे यार हमने तो डायरेक्टली सॉल्व किया है, क्योंकि हमें टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्जाम के अंदर। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस विद दैट लॉन्ग मेथड, हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, इन दोनों सवालों को। तब तक आप भी घर पे कोशिश कर लेना कि हाँ ये दोनों सवाल सर ने दिए हैं, लेट्स ट्राई कि इसका शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है। सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस, ट्राई टू सी द सॉल्यूशन। अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो बुक से सॉल्यूशन देख लेने की कोशिश करना, फिर जब मैं कराऊंगा तब आपको फील आएगी थोड़ी बहुत फिजिक्स ईजी हो रही है हमारे लिए। ऑलराइट, सो लेट्स समराइज दिस हियर। ऑलराइट, सो ये था हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक,
तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम्स है और फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारे बच्चों को, आई एम हियर फॉर यू गाइज, ठीक है। आई एम पैशनेटेड अबाउट टीचिंग फिज़िक्स, नॉट जस्ट फॉर द मनी बट मोस्टली, ठीक है, क्योंकि जब मैं फ़िज़िक्स पढ़ रहा था तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है फ़िज़िक्स सीखने में, ठीक है। आई नो कि फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइफ में बहुत परेशानियाँ होती है, ठीक है, और एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, ठीक है, घर वालों को क्या बोलेंगे, नीट निकालना ही निकालना है, ये सब वो सब बहुत सारी टेंशन्स होती है। सो बीइंग योर एल्डर ब्रदर, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, ठीक है, जितना मेरे से हो सकता है। विल वॉक इन हैंड और मिल के होपफुली हम जो है मेडिकल कॉलेजेस में आपको एंटर कराने की कोशिश करेंगे फुल्ली, ठीक। सो तब तक आप अपना ख्याल रखें और मेहनत करें, ठीक है, जो जो चीज़ें मैं बोलूँगा उनको फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है। होप कि आप सब ये करोगे और यू विल एंटर इनटू अ गुड मेडिकल कॉलेज एंड यू विल आउटशाइन इन योर लाइफ। सो लेट्स मीट you guys in next class and kindly share the video with everyone who is in need। जिसको भी लेक्चर जो भी फिज़िक्स प्रॉब्लम है उन तक ये जो है लेक्चर सीरीज़ पहुंचा दो, ठीक है, फैला दो इसको। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, until next time।